नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों 2 महीने बाद आपका सीटेट का एग्जाम है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उनको कवर कर रहे हैं। जीन पियाजे से अकेले 3 से 4 प्रश्न आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। आपको पूरा जीन पियाजे बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सब लोग और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका जो प्रयोग है उन्होंने अपने बच्चों पर ही किया था। ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो प्रयोग है वो किस पर किया? अपने बच्चों पर। ये जो जीन पियाजे हैं एक जीव शास्त्री थे। कौन थे? जीव शास्त्री। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ के थे? ये स्विट्जरलैंड के थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। तो बच्चा किस तरह से सीखता है, किन किन सिद्धांतों से सीखता है, किस अवस्था में किस चीज से सीखता है, इस पर इन्होंने ये अपना सिद्धांत दिया था। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया की समझ के बारे में अपने विचारों का स्वयं सृजन करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वातावरण के साथ अनुकूलन करते हुए उनका बौद्धिक विकास भी बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि जीन पियाजे ने दिया था, इसको भी आप याद कर लीजिए। अच्छा, जीन पियाजे की एक इंपॉर्टेंट बुक भी है, तो इस बुक के बारे में वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है जो चीजें रिपीट नहीं होती हैं वो आपसे पूछी नहीं जाएंगी पेपर में। जो चीजें कभी नहीं पूछी जाती हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी बुक का नाम है, जिस बुक में इन्होंने ये अपने सारी चीजें सिद्धांत वगैरह लिखे हैं। अच्छा, ये भी याद कर लीजिए, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो जीन पियाजे के बारे में ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कुछ अवस्थाएं दी हैं, जिन अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा किस किस तरह से सीखता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी दिए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इन 4 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था का नाम याद कर लीजिए, संवेदी पेशीय अवस्था। मैं जो भी आपको ये नोट्स बताता जा रहा हूं, इन सबके आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं रख पाते हैं तो इनके अपने हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। अगर इंपॉर्टेंट नोट्स भी नहीं बना पाते हैं, अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो नीचे लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप कर भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूं, 8445938796। तो ये व्हाट्सएप नंबर है। ये पेड नोट्स हैं, ठीक है, याद रखना, फ्री नहीं है, पेड है। जो बच्चे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे उनको हम पेड देंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसका जो समय है वो 0 से 2 वर्ष का समय है, यानी कि 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसको जीन पियाजे ने संवेदीय पेशीय अवस्था में रखा है। इस अवस्था में बालक शिशु अपनी संवेदनाओं से, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यानी कि बच्चा कैसे सीखता है? अपनी शारीरिक क्रियाओं से, हाथ हिलाना, अपने इंद्रियों का प्रयोग करना, लोगों को देखना, देखकर सुनकर, कोई भी जब आवाज देता है तो बच्चा उसको सुनता है, सुनकर सीखता है। हाथ से स्पर्श करके सीखता है बच्चा। दंड के द्वारा भी सीखता है। जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा दंड के द्वारा भी सीखता है। अगर बच्चा कुछ गलत करेगा, उसको आप डांट दोगे तो वो क्या है, अगली बार से उस काम को करने में डर लगेगा उसको। ठीक है, तो दंड के द्वारा भी सीखता है। स्वाद के माध्यम से भी सीखता है बच्चा। जैसे बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है तो अपने हाथ खाता है, हर चीज अपने मुंह में ले जाता है, तो वो भूखा नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण कर रहा है। ठीक है,
तो ये पहली अवस्था है जिसका नाम है संवेदीय पेशीय अवस्था। दूसरी जो अवस्था है उसका नाम दिया है जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो बच्चे आते हैं वो 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं। 2 से 7 वर्ष के बच्चों को इस अवस्था में रखा गया है। इसे पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं, यानी कि विचार करने से पूर्व की अवस्था। इसका मतलब यह है कि इसके अवस्था के बाद बच्चा जब जाता है, 7 वर्ष के बाद बच्चा विचार भी कर लेता है, तो इसलिए इसको पूर्व वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, कभी भी पूर्व वैचारिक अवस्था आ जाए एग्जाम में या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये चीजें याद कर लीजिए। इसमें बालक कैसे सीखता है? दूसरों के संपर्क में आने से, खिलौनों के माध्यम से सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण करके। इसमें बालक तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तो तार्किक यानी कि तर्क तो नहीं कर पाएगा बच्चा, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इसको पूर्व वैचारिक अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें बच्चा दूसरों के संपर्क में आने से ज्यादा सीखता है, खिलौनों से जब वो खेलता है तब सीखता है, और दूसरे लोगों का अनुकरण करके सीखता है। याद रखिएगा, इसमें बालक गिनती गिनता है, रंगों को पहचानने लगता है, नाम बताने लगता है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं इस अवस्था के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मैंने इधर बताई है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। हालांकि प्रश्न नहीं बनता है यहां से। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जैसे 2 से 7 वर्ष की थी तो 2 से 4 वर्ष को इसको पूर्व प्रत्यात्मक बोल दिया गया है, और अंत प्रज्ञावस्था भी इसको बोल दिया गया है 4 से 7 वर्ष के बालकों को। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में 2 तरह के बच्चे आते हैं, इसको खोजी अवस्था भी कहते हैं, इसको अहम केंद्रित अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही आती हैं चीजें। इसमें अपलटावीपन रहता है, तो ये अपलटावी मैं आपको बताऊंगा, अविलोमीयता भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जीन पियाजे ने दिए हैं, इनके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो 2 अवस्थाएं हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में मैंने बताई हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, प्रश्न बन भी सकता है। जीन पियाजे की जो तीसरी अवस्था है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बालकों को रखा गया है। इसको वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। वैचारिक अवस्था का मतलब इसमें बच्चा विचार कर लेगा। इसको चिंतन एवं तर्क का काल कहा जाता है क्योंकि बच्चा इसमें चिंतन करने लग जाता है और तर्क करने लग जाता है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त अवस्था तक ही सीमित रहता है। मूर्त यानी कि जो चीजें उसके सामने हैं उसी पर वो चिंतन कर पाएगा। जो वस्तु उसके सामने नहीं है उस वस्तु के लिए वो चिंतन नहीं करेगा। ये चीज आप याद रखिएगा। इस अवस्था में बालक 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर लेता है, तुलना कर लेता है उन दोनों वस्तुओं में, समानता पहचानने लगता है, असमानता बता देता है, सही गलत का भेदभाव भी करना सीख जाता है तथा विभेदन क्षमता का गुण इसमें आ जाता है। सही भेद करना यानी कि सही गलत का भेद करना ही इसमें बोला गया है कि विभेदन, चीजों में भेद करना वो सीख जाता है। तो विभेदन क्षमता किस अवस्था में आती है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है जिसका समय 7 से 11 वर्ष है। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसमें बालक दिन, तारीख, महीना ये सब बताने के काबिल हो जाता है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट भी बन सकता है। इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कौन सी, जीन पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा तारीख, महीना, दिन बताने के काबिल हो जाता है? तो आप बोलोगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सबसे जो लास्ट अवस्था है उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है वो 11 से 15 वर्ष का रखा गया है। यानी कि 11 से 15 वर्ष के जो बालक हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। इसमें कैसे सीखते हैं बच्चा कि मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन प्रारंभ होता है। यानी कि मूर्त जो चीजें उसके सामने है, अब मान लो बिल्ली उसके सामने आ गई तो बिल्ली के बारे में सोचेगा। अब बिल्ली उसके सामने से चली गई लेकिन फिर भी वो बिल्ली के बारे में सोच सकता है, यानी कि अमूर्त चिंतन भी कर सकता है। इसलिए इसे तार्किक अवस्था भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? तार्किक अवस्था, यानी कि तर्क भी कर लेता है इसमें। इस अवस्था में बालक समस्या का समाधान कर लेता है, संप्रेषणशीलता आ जाती है और अपने डिसीजन भी खुद से लेने लग जाता है। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो यहां तक आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रश्न
कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको समझ में आ भी रहा है और टू द पॉइंट चीजें, आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो कि मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए हैं कि जीन पियाजे ने कुछ संप्रत्यय यानी कि कुछ टर्म्स दिए हैं अपनी बुक्स में, जो कि सीधा सीधा प्रश्न इन टर्म्स से पूछा जाता है। सबसे पहले आत्मसात्मीकरण किसको कहते हैं? आत्मसात्मीकरण जिसको कहते हैं कि पुराने विचारों में नए विचारों को मिलाना। यानी कि मान लो बच्चे ने एक सफेद बिल्ली देखी, फिर उसके सामने काली बिल्ली भी आ गई, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये क्या है, दोनों बिल्लियां हैं। क्या है, एक जैसी दिख रही हैं लेकिन दोनों बिल्लियां हैं। बिल्ली में और दो तरह की अगर बिल्ली उसके सामने आती है तो वो समझ जाएगा, यानी कि उसने आत्मसात्मीकरण कर लिया। पहले उसने सफेद बिल्ली देखी थी तो वो समझा था कि ये बिल्ली है, फिर उसने काली बिल्ली देख ली तो वो समझ जाएगा कि, यानी कि अपने पुराने विचारों में वो नए विचार जोड़ लेगा। तो पुराने विचारों में नए विचारों को जोड़ना आत्मसात्मीकरण कहलाता है। समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान तथा विचारों में परिवर्तन करके नए ज्ञान का निर्माण करना और वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। समायोजन किसे कहते हैं कि बिल्ली को देखेगा बच्चा, उसके सामने बिल्ली आ गई, फिर वो समझ जाएगा कि ये बिल्ली है क्योंकि पहले से वो पहचानता है। फिर उसके सामने कुत्ता आ गया, उसके सामने क्या है, कुत्ता आ गया। अब वो कुत्ते को बिल्ली नहीं समझेगा, कुत्ते को वो समझेगा कि ये अलग जानवर है और वो क्या है, अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन कर लेगा। पुराने ज्ञान में परिवर्तन ये कर लेगा, जैसे 4 पैरों वाला तो बिल्ली ही नहीं हो सकती, वो कुत्ता भी हो सकता है। यानी कि पुराने ज्ञान में उसने परिवर्तन कर लिया और नए ज्ञान का निर्माण किया है कि ये कुत्ता है, बिल्ली नहीं है। तो याद रखिएगा, आत्मसात्मीकरण उसको कहते हैं कि पुराने विचारों में नए विचारों को जोड़ लेना, और पुराने विचारों में नए विचारों को जोड़कर उसमें परिवर्तन कर देना पुराने ज्ञान में, उसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत टर्म हैं, इनको याद रखिएगा। विकेंद्रीकरण एक शब्द है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार से सोचना या विचार उत्पन्न करना हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में कई तरह से अलग अलग तरीकों से आप सोचोगे तो उसको विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश का वर्ड है। इसमें इसको जब कोई चीजों को हम संतुलित करते हैं तब उसको इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। तो साम्यावस्था का शब्द आ जाए तो याद रखना सात्मीकरण और समायोजन की संतुलित अवस्था है। स्कीमा क्या होता है? इसको इंग्लिश में पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं स्कीमा को। जब किसी समस्या के समाधान हेतु उसके समांतर की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया, देखिए इसको स्कीमा किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए बच्चे के सामने कोई भी समस्या आई और उसकी समस्या के समाधान के लिए बैठकर वो सोच रहा है अपने मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क में जिस जगह पर ये क्रिया हो रही है उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मानसिक एक क्रिया है किसी भी समस्या के समाधान हेतु। एक बार लगातार मान लो कोई भी प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है, बच्चे को बेड है, बेड से नीचे उतरना है, उसके सामने समस्या है, तो उसके लिए वो जो प्रक्रिया मस्तिष्क में करेगा, जिस जगह करेगा, उसको पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्कीमा कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर से एग्जांपल दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ा रखी हैं, इसलिए टू द पॉइंट में चीजों को पढ़ा रहा हूं। टू द पॉइंट ही आपके एग्जाम में आएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। एक होती है संक्रिया, बहुत पूछा जाता है, संक्रिया किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु को बिगाड़कर पहले जैसा करने की कोशिश करना, इस प्रक्रिया को संक्रिया कहते हैं। मान लो कोई भी वस्तु है, कोई भी खिलौना है, बच्चों के बहुत सारे खिलौने आते हैं, आप देखिएगा बहुत सारे क्यूब होते हैं, उनको मिला मिलाकर घर बनाना होता है, तो उसको बिगाड़कर फिर दोबारा से घर बनाना, उसको बिगाड़कर फिर दोबारा से बच्चा ये करता रहता है। उस चीज को हम, उस एक्टिविटी को हम संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रिया। वस्तु स्थायित्व भी बहुत पूछा जाता है। वस्तु का अस्तित्व रहता है भले ही वह सामने न हो। इसका मतलब यह है कि मान लो बच्चे ने बिल्ली देखी और बिल्ली उसके सामने से निकल के चली गई, लेकिन बिल्ली का अस्तित्व उसके मस्तिष्क में रहेगा। इसको हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। वस्तु का अस्तित्व है, वस्तु को स्थायित्व हम इसी को कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आता है अपलटावीपन। अपलटावीपन किसको कहते हैं? कि बच्चे किसी बिंदु पर जाकर वापस नहीं लौट पाते, उस प्रक्रिया को हम अपलटावीपन कहते हैं। जैसे मान लो बच्चा छोटा है,
1 साल का बच्चा है, एकदम से रोने लग गया भूख से, आपने उसके सामने ताली बजा दी या कोई खिलौना दे दिया तो एकदम से आप देखना झट से चुप हो जाता है। वो रोने को इतना जल्दी भूलता है, इतना जल्दी भूलता है बहुत। आप देखना कोई बच्चा भूखा है, आप तुरंत उसको मुंह में कुछ भी खिलाओगे तुरंत चुप हो जाएगा, आराम आराम से चुप नहीं होगा, तुरंत, यानी कि पुरानी बिंदु पर वो वापस नहीं लौट पाता है, तुरंत से चुप हो जाता है। कोई भी उसके सामने कुछ भी चीज है, मान लो बिल्ली है तो बिल्ली भी उसके सामने से चली गई मान लो, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर दोबारा से बिल्ली पर नहीं आ पाएगा। जैसे मान लो उसके सामने से बिल्ली निकल गई, फिर एक डॉगी आ गया, एक कुत्ता आ गया, उसने कुत्ते को देखा तो फिर वो बिल्ली पर नहीं लौट पाएगा, बिल्ली को नहीं सोच पाएगा, इसको कहते हैं अपलटावीपन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैंने आपको 8 बताए हैं। अपलटावीपन, वस्तु स्थायित्व, संक्रिया, आत्मसात्मीकरण, समायोजन, विकेंद्रीकरण, साम्यावस्था और स्कीमा। चलिए, ये टॉपिक इतना ही है और ये टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन इसका टॉपिक का एक शैक्षिक महत्व है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आपको पता ही लग गया होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा पर इस टॉपिक में बल दिया गया है। तो पूरा टॉपिक ही हमारा बाल केंद्रित है। शिक्षक को इसमें बालक की समस्या का निराकरण और उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षकों में सूझ उत्पन्न होती है। इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षक बालकों की रुचि एवं अभिप्रेरणा को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम तैयार करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा और इससे हो सकता है 25 से 30 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो में करवा दूंगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को सब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो पहली बार चैनल पर आया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।